हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। आज मैं आपके लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है संरचना या रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार। तो आज हम ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने पीछे से जो क्लास देखते आ रहे हैं उनको पता है कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके बाद हम प्रयोग के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द हैं, वो क्लास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी आ जाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो वो क्लास देखने से पहले ये क्लास बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चलो बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रचना कह लो, संरचना कह लो, व्युत्पत्ति कह लो, बनावट कह लो, इनके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 1 2 3, 3 भेद होते हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे 3 भेद होते हैं। कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने दो चीजें बताऊंगा। एक तो रचना के आधार पर शब्द के भेद प्रकार और दूसरा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद प्रकार। ये एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूं और वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है आपकी। तो आइए शुरू करते हैं। रूढ़ शब्द। रूढ़, रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ का मतलब होता है जो भाषा में मूल रूप से जो शब्द बोले जाते हैं ना, जिनमें कोई संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ भी प्रयोग नहीं होता, ना उनको तोड़ मरोड़ सकते, वो क्या होते हैं? वो मूल शब्द होते हैं या रूढ़ शब्द होते हैं। तो परिभाषा देखते हैं इसके रूढ़ शब्द की क्या होती है। वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है। क्या? वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है तथा जिन्हें तोड़ा या विच्छेद नहीं किया जा सकता। जिन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें विच्छेद भी नहीं किया जा सकता, संधि के प्रयोग से लगा लो, चाहे समास विग्रह के प्रयोग से लगा लो, उनको विच्छेद नहीं किया जा सकता। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, एक मिनट मार्क कर दूसरा ले लेता हूं मैं। हाँ, जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उन शब्दों के अंदर ना तो वे टूटेंगे संधि के प्रयोग से, ना समास के प्रयोग से, ना उसमें कोई उपसर्ग लगी होगी उस शब्द के आगे, ना उस शब्द के पीछे प्रत्यय लगा होगा। तो जो शब्द ऐसे होते हैं तो वो क्या होते हैं? जिनका निश्चित अर्थ होता है वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम, जैसे मैंने बोला नाक, मैंने बोला कान, ना इसका संधि विच्छेद हो सकता है, ना इसमें उपसर्ग है, ना प्रत्यय है, ना समास है। ये मूल शब्द है। ठीक है, यानी कि रूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द आपके सामने लिखे हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है लिखा मैंने अमरूद। अमरूद को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने से इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैंने यहां लिखा अमरूद, क्या अर्थ निकला? अम का कोई अर्थ नहीं होता, रूद का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनको तोड़ नहीं सकते अमरूद को। ये मत समझना कि पेड़ से नहीं तोड़ सकते, ऐसे नहीं तोड़ सकते हम। संधि करके, समास करके, उपसर्ग करके, प्रत्यय करके ऐसे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे नाक अभी मैंने बताया था, कान, बाजार, है ना? बाजार को कैसे तोड़ोगे आप? ना कुआ, ना गाड़ी, ये ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ होते हैं। कुआ एक पानी का स्रोत होता है, गाड़ी एक साधन होती है ना? बाजार एक व्यापार का स्थान होता है। लेकिन ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, इनको ऐसे की ऐसे हम यूज करते हैं, वो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, आई थिंक मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। तो अगला क्या है? यौगिक शब्द। देखो रूढ़ शब्द आपको समझ में आया, आगे क्या है? यौगिक शब्द। जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द, यानी कि दो रूढ़ शब्दों, ये रूढ़ शब्द हमने पढ़े, ये सिर्फ एक शब्द था। अगर ये दो रूढ़ शब्द मिल जाए, या दो शब्द भी बोल सकते हैं, बने शब्द यौगिक होते हैं।
क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, यानी योग करके बनाए गए शब्द। इन्हें तोड़ने पर प्राप्त पदों का अपना अपना अर्थ निकलता है। इन्हें जब हम तोड़ते हैं तो इनका जब इनको तोड़ेंगे तो पहले वाले का अलग अर्थ निकलेगा, दूसरे वाले का कुछ अलग अर्थ निकलेगा। यानी दो रूढ़ शब्द जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, यौगिक, योग बना लेते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो समस्त संधि, संधि के जितने प्रकार हैं, जितने भेद हैं, उपसर्ग जितनी भी हैं, प्रत्यय जितने भी हैं, समास के जितने भी भेद होते हैं के उदाहरण, इनके सभी उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। किनके, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी से के योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ समास का एक प्रकार हटा लो, कौन सा वाला, बहुव्रीहि समास वाला, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। बाकी सारे की सारे समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, ये सारे यूज होंगे किसमें, यौगिक शब्दों में। तो जैसे मैंने लिखा रेल, कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में मैंने एक ऐसा उदाहरण लिया था, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका कमेंट देखूंगा कि आपने क्या बताया है। रेल और गाड़ी ये दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ शब्द है, तो मुझे ये बताना है ये कौन सा शब्द है, और ये मैं पढ़ा चुका। तो मैंने लिखा रेल गाड़ी, तो क्या हुआ, रेल अलग है, गाड़ी अलग है, तो रेल और गाड़ी दो अलग शब्दों के योग से बना है, इसलिए ये क्या हुआ है, यौगिक शब्द बना है। समझ में आया। जैसे राजपुत्र है ना, राजा का पुत्र, इसमें क्या है, समास है ना, समास है। कौन सा समास है ये भी बताओ मुझे। ये समास होगा कौन सा, तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, यानी का, के, की, है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये आदि जो इसमें लगे, इसमें का लगा, राजा का पुत्र, तो ये समास है ना। इसमें पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, यानी जहां बहुत सारी पुस्तकें स्थित हो, है ना, पुस्तकालय, पुस्तक अलग है और आलय अलग है। ये देखो ये संधि के योग से बना है, ये आप देख सकते हो, ये संधि के योग से बना है। ये दोनों क्या थे, समास के योग से बने थे। तो मैंने इसमें लिखा था ना कि समास के योग से बनते हैं या फिर संधि के योग से बनेंगे या उपसर्ग प्रत्यय के योग से बनेंगे। अब आगे देखो, प्रति उत्तर, देखो प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति प्लस उत्तर, तो क्या हुआ, प्रति उपसर्ग हुआ। सुमार्ग है ना, अच्छा मार्ग, सु इसमें क्या है, प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय का उदाहरण है। धार्मिक, ये देखो इक प्रत्यय जुड़ा है इसमें, है ना, इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय जुड़ा है तो ये प्रत्यय भी यूज हो गया। आप सभी के उदाहरण देख सकते हो इसमें, इसमें संधि का भी उदाहरण आया है, उपसर्ग का भी आया है, प्रत्यय और उपसर्ग समास का भी आया है। इन सभी के उदाहरण मैंने इसमें लिखे हैं। आई थिंक आपको यौगिक शब्द भी समझ में आए होंगे, यानी दो पदों के जोड़ने से जो शब्द बनते हैं उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, ये यौगिक शब्द बोलेंगे। आगे देखो, आगे क्या है, योग रूढ़ शब्द। देखो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अब योग रूढ़ शब्द है ना, यौगिक शब्दों के जैसे ही होते हैं। कैसे होते हैं, यौगिक शब्दों के जैसे ही होते हैं। आप देख सकते हो इन शब्दों का निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह ही होता है, इन शब्दों की तरह, यौगिक शब्दों की तरह है। दो रूढ़ शब्दों के योग से, यानी दो रूढ़ शब्दों के योग से ही क्या बना था, यौगिक शब्द बना था। ऐसे ही इनका प्रयोग होता है, लेकिन हमें इसमें याद क्या रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ, यानी इनका जो अर्थ निकलता है ना, जिन शब्दों का अर्थ निकलता उस अर्थ के साथ साथ सांकेतिक अर्थ भी निकलता है। यानी ये मुख्य अर्थ के साथ साथ एक संकेत की तरह इशारा करते हैं कि इसका ये अर्थ भी हो सकता है। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। किसके, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये बात है, बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो योग रूढ़ शब्द ही होंगे। ये आपको याद रखना है हमेशा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। तो आइए देखते हैं उदाहरण इसके। योग रूढ़ शब्द होते हैं जैसे लंबोदर,
लंबोदर। लंबोदर क्या होता है ये आपको पता है, बहुव्रीहि समास है, लेकिन लंबा का जब विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, यानी सूंड, है ना, तो वो क्या होगा, गणेश। तो देखो इस शब्द को छोड़ करके एक तीसरा शब्द भी बन रहा है, जो सांकेतिक अर्थ है वो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश की तरफ संकेत कर रहा है। लंबा है उदर जिसका, पेट, है ना, उदर पेट होता है, तो लंबा किसका उदर है, गणेश जी का। तो गणेश जी का है तो एक अलग संकेत दे रहा है कि ये लंबोदर संकेत किसकी तरफ कर रहा है, गणेश की तरफ कर रहा है। ऐसे ही आगे चलते हैं, गिरिधर। गिरि, गिरि क्या होता है, पहाड़, और धर क्या होता है, जो धारण करने वाला है, यानी पहाड़ को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरिधर नागर, है ना, ये आया भी है। तो ये गिरिधर किसकी तरफ संकेत कर रहा है, कृष्ण की तरफ। तो ये भी एक क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। जलद, देखो जलद भी आया है यहां, तो जलद क्या होता है, जलद, जलद क्या होता है, जो पानी से भरा होता है। कौन भरा होता है पानी से, बादल। तो ये बादल की ओर संकेत कर रहा है जलद, है ना, जल से भरा हुआ क्या होता है, जलद। पंकज, अब पंख क्या होता है, पंख होता है कीचड़, और जय होता है उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या है, कमल। तो ये कमल की तरफ इशारा कर रहा है पंकज। ये जलद बादल की तरफ इशारा कर रहा है। ये बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण हैं, और किस में आते हैं, योग रूढ़ शब्दों में। गिरिधर, गिरिधर किसकी तरफ, कृष्ण की ओर। लंबोदर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लंबा है उदर जिसका पेट, यानी कौन होंगे, श्री गणेश। ठीक है, तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो किस में आएंगे, योग रूढ़ शब्दों में। ठीक है, आई थिंक मैं समझता हूं आपको रूढ़ शब्द भी समझ में आए होंगे, यौगिक शब्द भी समझ में आएंगे होंगे, और योग रूढ़ भी समझ में आए होंगे। ये रचना या संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार या भेद होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर जल्दी से चलते हैं, आज की क्लास थोड़ी जल्दी करेंगे, लंबी नहीं करेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ के आधार पर ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं तो उसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं। एक तो होता है सार्थक। देखो मैंने पिछली वीडियो में सार्थक का अर्थ बताया था, स प्लस अर्थक, यानी अर्थ के साथ, है ना, सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द को क्या होते हैं, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है, वे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ होता है, अर्थ निकलता है, तथा जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। जो भाषा में क्या किए जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। कौन कौन से सार्थक शब्द होते हैं, आप जो भी अपनी बुक्स में वर्ड देखते हो, शब्द देखते हो, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसलिए वो आपकी बुक में छपे हुए हैं। ठीक है, वो पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, वो विलोम शब्द हो सकते हैं, वो एकार्थी शब्द हो सकते हैं, वो अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सार्थक शब्द आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर क्या आते हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, है ना, इनको तो आप समझते हो, पर्यायवाची, सिनोनिम्स, है ना, जो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, यानी समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, समानार्थी शब्द। विलोम शब्द भी पता है आपको, उल्टे शब्द होते हैं, जैसे दिन का रात, है ना, रात का दिन, है ना, सुख दुख, ऐसे विलोम शब्द। एकार्थी जिनका अर्थ एक ही निकले, है ना, जिनका अर्थ क्या निकले, एक ही। और अनेकार्थी जिनका अर्थ अनेक निकले, एक शब्द के अनेक अर्थ। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, सार्थक शब्द वे होते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, अब निरर्थक देखो, निरर्थक, निरर्थक जिनका कोई अर्थ ही ना निकले, जो अर्थहीन हो, वो क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं।
वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ या अस्तित्व नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई अर्थ नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। वो क्या है? वो जो केवल सार्थक शब्दों के साथ इनके ठीक बाद प्रयोग होते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्द बोले जा सकते हैं, वरना निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ या मायने नहीं होता। ठीक है, अस्तित्व ही नहीं होता, ना कोई अर्थ होता। कैसे लग सकते हैं सार्थक शब्दों के साथ? आइए जानते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या आपने चाय वाय पी ली? तो मैंने एक वर्ड बोला चाय, लेकिन चाय के साथ वाय लगाया, है ना? तो चाय तो एक सार्थक शब्द हो गया, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वाय क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। मैंने आपसे पूछा, क्या आपने रोटी वोटी खा ली? तो रोटी का अर्थ तो है खाने, भोजन, भोजन के लायक जो भोजन होता है वो क्या होता है? रोटी, है ना? लेकिन जब हम इसको वोटी बोला, तो वोटी बोलने से इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो वोटी क्या हो गई? निरर्थक शब्द, क्योंकि ये सार्थक शब्द के साथ प्रयोग हुआ है। रोटी वोटी, है ना? मैंने कहा, आपने पढ़ाई वढ़ाई कर ली? तो पढ़ाई क्या हुआ? एक सार्थक शब्द हुआ, लेकिन वढ़ाई क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं निकला, है ना? ऐसे ही इनका प्रयोग होता है, जैसे रोटी वोटी, काम वाम। काम, क्या आपने काम वाम कर लिया? क्या आप काम वाम करके मेरी वीडियो देख रहे हो? है ना? तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, वाम वाम का कोई अर्थ नहीं होता। चाय वाय, खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई। तो देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी इसके अंदर, जो सार्थक शब्द का पहला अक्षर होता है, जैसे रोटी, इसकी जगह हमने क्या लगाया? ज्यादातर वह लगाया। रोटी वोटी। देखो इधर ध्यान से देखो, रे की जगह मैं क्या कर दूं? वह कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? वोटी बन जाएगा। कै की जगह मैं वह लिख दूं तो क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। चे की जगह फिर से मैं वह लिख दूं तो वाय हो जाएगा। खाना की जगह, खे की जगह मैं क्या लिख दूं? वह लिख दूं तो वाना हो जाएगा। पढ़ाई की जगह मैं वह लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? वढ़ाई हो जाएगा। आई थिंक आपको रिलेट कर पा रहे होगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप सार्थक शब्दों के प्रथम वर्ण की जगह वह लिख दो तो क्या होगा? वो वह, आप जो निरर्थक शब्द बनेंगे वो उसी से बनेंगे। तो आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट में सिर्फ ये बताना है कि सर मुझे आज की क्लास कैसी लगी है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और शेयर भी करना अपने आसपास अगर अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब भी करना कोई नए बच्चे हैं तो। और कल मैं आपके लिए एक क्या लेने वाला हूं, हाँ, प्रयोग के आधार पर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रयोग के आधार पर कितने अर्थ होते हैं शब्द के, वो लेके आने वाला हूं। दो ही अर्थ होते हैं, विकारी और अविकारी। ये कल वाली जो क्लास आएगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कंटिन्यू देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास से विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।